गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ रहे थे भारत का वैभवपूर्ण अतीत, उसमें अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्रोतों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया था। साहित्यिक स्रोत हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पुरातात्विक व पुरालेखी स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत है। पुरातत्व का तात्पर्य है अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना है। अर्थात कहीं से खनन के द्वारा, जो हमको खनन के द्वारा या कोई स्मारक है उसके द्वारा, या कोई अभिलेख मिले हैं, सिक्के मिले हैं, उसके द्वारा हम मानव के जीवन के जो क्रियाकलाप थे उनका अध्ययन करें या प्राचीन अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नाम आपने सुने ही है। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 2 स्थल हैं के उत्खनन से भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रारंभ जो है वह 6000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक पीछे चला गया है। कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से ही मिलती है। इतिहास के भौतिक साक्ष्य इन्हीं स्रोतों में है। पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन निम्नानुसार किया जा सकता है, यानी पुरातात्विक स्रोतों को निम्न भागों में हम बांट सकते हैं। उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, सेकंड है अभिलेख, थर्ड है सिक्के व मुद्राएं, फोर्थ है स्मारक व भवन, फिफ्थ में मूर्तियाँ, शैल चित्रकला व अन्य कलाकृतियाँ आदि। फर्स्ट हम पढ़ेंगे उत्खनन से प्राप्त अवशेष। उत्खनन यानी खुदाई से। मृदभांड, औजार व उपकरण। मानव के विकास की हम यात्रा पढ़ चुके हैं, जिसमें पाषाणकालीन जो मानव संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पूरा अवशेष ही मुख्य स्रोत है। यानी हमको पाषाणकालीन मानव की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उसका प्रमुख स्रोत है उत्खनन, जो मतलब खोद कर निकाले गए पूरा अवशेष ही प्रमुख स्रोत हैं। इनमें प्राप्त औजारों व मृत भांडों मिट्टी के बर्तन से हम भारत में मानव के विकास की यात्रा को समझ पाते। तो पाषाणकालीन मानव के जो औजार प्राप्त हुए हैं और मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए, उससे हम भारत के अंदर किस प्रकार मानव का विकास हुआ है उसकी यात्रा को हम समझ सकते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी हमें उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर ही आधारित है। प्रारंभ में तो पाषाण उपकरण मतलब पत्थर के उपकरण अधिक प्राप्त हुए। जब मृदभांड मिट्टी के बर्तनों का मानव उपयोग करने लगा तो सर्वाधिक मात्रा में इनके अवशेष हमको मिलते हैं। सबसे अधिक मिट्टी के बर्तनों के अवशेष हमको मिलने लगे। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृदभांड संस्कृतियाँ विद्यमान रही हैं। तो पीछे प्रश्न भी है आपके किताब के पीछे कि प्राचीन भारत में कौन कौन सी मृदभांड संस्कृतियाँ रही हैं। तो 4 प्रकार की रही हैं। फर्स्ट है गेहूँवे रंग की मृदभांड संस्कृति, सेकंड काले व लाल मृदभांड परंपरा, थर्ड है चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति व फोर्थ है उत्तरी काली चमकीली परंपरा। उत्खनन में खुदाई में सड़कें, नालियाँ, भवन, तांबे व कांस्य की सामग्री, औजार, बर्तन, आभूषण आदि पूरा अवशेष मिले हैं, जिससे तत्कालीन मानव समाज व संस्कृति की जानकारी हमको मिलती है। सेकंड अब हम पढ़ेंगे अभिलेख। अभिलेख देखो, अभिलेख का मतलब क्या है? भारतीय पुरा स्रोत में अभिलेखों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे तिथि युक्त व समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व भी अधिक है, क्योंकि इसमें डेट लिखी हुई होती। समसामयिक उस समय के समय बनाए जाते शासन विशेष के तिथिक्रम एवं उपलब्धियों की जानकारी इन अभिलेखों से ही मिलती है। स्थान अभाव के कारण इनमें अनावश्यक सामग्री भी नहीं मिलती है। इनमें संबंधित शासक व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य व समसामयिक घटनाओं आदि का उल्लेख होता है।
अभिलेख जो होते हैं उसमें एक तो तिथि युक्त होते हैं, सेकंड समसामयिक, उसी समय लिखे जाते हैं, इस कारण उनका ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व है। स्थान कम होता है, इस कारण इसमें अनावश्यक सामग्री नहीं है। जिस राजा ने वो अभिलेख खुदवाया उसका नाम, उसका वंश, कब करवाया और क्या कार्य किया, और उस समय की जो भी तात्कालिक घटनाएं उसकी सारी जानकारी हमको अभिलेखों से मिलती है। अब उदाहरण में अभिलेखों को जैसे अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतम पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति के बिना भारतीय इतिहास की जानकारी अधूरी है। अशोक के अभिलेख में सम्राट अशोक के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। तो ये सब अभिलेख मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक के अभिलेख जो हैं वह खरोष्ठी व ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के शिलालेख यानी बड़ी बड़ी चट्टानों पर जो लिखे गए, स्तंभ लेख और गुहा लेख, 3 प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। अशोक के तीनों प्रकार के अभिलेख मिले हैं, शिलालेख भी मिले हैं, गुहा लेख भी मिले हैं और स्तंभ लेख भी मिले। अशोक के अभिलेख कला के भी उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यह अभिलेख लंबे व कलात्मक स्तंभ व शिलाओं पर उत्कीर्ण हैं। अब ये इम्पोर्टेंट देखो, जूनागढ़ का अभिलेख किसके बारे में जानकारी देता है? रुद्रदमन के बारे में। तो जूनागढ़ का रुद्रादमन का शिलालेख भी काफ़ी प्रसिद्ध है। स्तंभ लेखकों में अशोक के अलावा चंद्र का महरौली का स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख प्रमुख है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ताम्र लेख से गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। मतलब गुप्त वंश के शासकों की जानकारी हमको ताम्र लेखों से मिलती है। प्रभावती गुप्ता का ताम्र लेख विशेष उल्लेखनीय है। उसमें गुहा लेखों में अशोक के बाराबर गुहा लेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहा लेख, 7 वाहनों के नासिक व नानाघाट के गुहा लेख अधिक उपयोगी है। अभिलेखों का महत्व क्यों है? क्योंकि अभिलेख जितने भी होते हैं वह तिथियुक्त व समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्वपूर्ण स्थान है। स्थान अभाव के कारण इसमें आवश्यक जानकारी ही हमको मिलती है, अनावश्यक सामग्री नहीं मिलती है। इसमें शासक का नाम, तिथि, वंश, उसके कार्य और समसामयिक घटनाओं की हमको जानकारी मिल रही। अब देखो कई मूर्तियों के शीर्ष मतलब ऊपर और अधोभाग यानी नीचे में शासकों ने लेख लिखवाए हैं। मूर्तियों के ऊपर और नीचे भी कुछ लिखवाया है जिससे उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन्हें हम मूर्ति लेख के नाम से जाना जाता है। इन अभिलेखकों के द्वारा विभिन्न शासकों के समय की महत्वपूर्ण घटनाओं, तथ्यों की जानकारी के साथ वहाँ उस समय की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक जानकारियाँ भी हमको मिलती है। थर्ड हम पढ़ेंगे सिक्के व मुद्राएं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों, मुद्राओं, मोहरों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनसे शासकों के नाम, तिथियां, चित्र, वंश परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यों, कला, शासक की रुचि आदि की जानकारी हमें मिलती है। गुप्तकालीन सिक्कों से हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जो समुद्रगुप्त के समय के सिक्के प्राप्त हुए हैं उससे समुद्रगुप्त के वीणावादक, जिसमें उसको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। व्याग निहंता सिक्के मतलब व्याग को मारने वाले जो सिक्के हैं उसके संगीत के प्रति रुचि को व शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार कुमारगुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के उसके शैव मत को मानने के अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं। सिक्कों से शासकों के राज्य के विस्तार, उनके आर्थिक स्तर, धार्मिक विश्वास, कला व विदेशी व्यापार आदि की जानकारी भी प्राप्त होती है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ सिक्के प्राप्त हुए वह चांदी व तांबे के थे। इन पर केवल चित्र बने होते थे। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। ऐसे सिक्के जिन पर केवल चित्र प्राप्त हुए हैं उन्हें हम आहत सिक्के या पंचमार्क कहते हैं। बाद में मौर्यों के बाद जब हिंद, यवन, यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की, मतलब सिक्कों के ऊपर
लिखा भी जाने लगा। कुषाणों के समय स्वर्ण व ताम्र सिक्के प्रचलन में आए। गुप्त काल में रजत, स्वर्ण व रजत मुद्रा चलन में थी। गुप्त के समय सोने की और चांदी की मुद्रा चलन में थी। सिक्कों पर राजा का नाम, राज चिन्ह, धर्म चिन्ह व तिथि अंकित होती थी। कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी भी हमको सिक्कों से प्राप्त होती है। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्व व यूप के चिन्ह है। वह अश्वमेघ पराक्रम लिखा है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। इससे समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। इसके एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी वो संगीत के प्रति उसकी रुचि को दर्शाता है। बयाना राजस्थान व जोगल थम्बी नासिक से सिक्कों का ढेर मिला है। जोगल थम्बी के सिक्कों से शक सातवाहन संघर्ष की जानकारी मिलती कि शकों और सातवाहन शासकों के बीच में संघर्ष हुआ था। गौतमी पुत्र ने शकों के सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाकर सिक्के जारी करवाए थे। सिक्कों के साथ मुहरें भी प्रचलित थी। इन पर राजा, सामंत, पदाधिकारीगण, व्यापारी व व्यक्ति विशेष के हस्ताक्षर व नाम होते थे। मोहरे बसाड़ प्राचीन वैशाली से 274 मिट्टी की मोहरें मिली है, जिन पर मतलब जो भी उस समय वहाँ साम्राज्य था तो राजा का, सामंत, इनकी अलग अलग मोहरें बनाई जाती थी जिसमें उनके साइन और नाम लिखे होते थे। सिक्कों से प्राप्त जानकारी। अब देखिए सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी। तिथि क्रम निर्धारण, कब तिथि को बनाया गया। धार्मिक विश्वास की जानकारी, उस सिक्का जिस समय का मिला है उस समय राजा का, उस समय क्या धर्म राजा मानता था। कला पर प्रकाश, व्यापार व आर्थिक स्तर की जानकारी, साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान, क्योंकि सिक्के जहाँ जहाँ तक मिले यानी उस साम्राज्य का विस्तार वहाँ तक था। नवीन तथ्यों का उद्घाटन व शासकों की रुचि का ज्ञान, जैसे समुद्रगुप्त का जो समय के जो सिक्के मिले उस पर उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया, यानी उसकी संगीत के प्रति रुचि को प्रदर्शित करता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे स्मारक व भवन। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत भूमि पर और भूगर्भ में स्थित, भूमि के ऊपर जो है, इसके अलावा भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष, स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग व भवन सम्मिलित हैं जो प्राचीन समय की। इससे उस समय की वहाँ की कला, संस्कृति, राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अवशेषों से हमें वहाँ की सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। देवगढ़ व भीतरी गांव मंदिर से गुप्तकालीन धार्मिक व सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी हमको मिलती है। स्मारकों से दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार की जानकारी मिलती है। कंबोडिया के अंगकोर वाट के स्मारक, जावा के बोरोबुदुर के मंदिर भारत का अन्य देशों में औपनिवेशिक व सांस्कृतिक विस्तार की कहानी को कहते हैं। हमारे जो मंदिर वहाँ मिले हैं, जो स्मारक मिले हैं, उनसे पता चलता है कि भारत का औपनिवेशिक व सांस्कृतिक विस्तार की कहानी को कहते हैं। मतलब भारतीय शासकों का जो शासन था दक्षिणी पूर्वी एशिया तक भी फैला हुआ था। लास्ट मूर्तियाँ, शैल चित्रकला व अन्य कलाकृतियाँ। उत्खनन से अनेक स्थानों से विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, टेराकोटा की कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है जो उस समय के धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देती है। इसके अलावा चित्रकला मानव जीवन को प्रामाणिक रूप से अभिव्यक्त करने का प्रमुख साधन रहा है। प्राग ऐतिहासिक काल में अनेक शैलाश्रय प्रारंभिक मानव का निवास स्थान में तात्कालिक मानव द्वारा चित्रांकन किया गया है, जिसे शैल चित्र कहा जाता है। मतलब चट्टानों के अंदर जहाँ मनुष्य उनके अंदर रहता था उसमें उसने चित्र बनाए हैं और उन्हें हम शैल चित्रकला कहते हैं। इनसे जीवन के विभिन्न पक्षों को अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की गई है। इनसे प्रारंभिक मानव के सांस्कृतिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, शेखावटी क्षेत्र में प्रयुक्त मात्रा में ऐसे शैल चित्र मिले हैं
जो प्राग ऐतिहासिक काल के मनुष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कराते हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका व पंचमढ़ी भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अजंता की चित्र राशि, दुर्गों व महलों के भित्ति चित्र भी प्राचीन भारतीय इतिहास की अभिव्यक्ति करते हैं।